वक्त आ गया है युवा पीढ़ी को मानसिक गुलामी से बाहर आने का। वक्त रहते युवा पीढ़ी मानसिक गुलामी, परिवारवादी व्यवस्था एवं पूंजीवादी व्यवस्था का परित्याग कर आगे बढ़े और नव हिंदुस्तान गढ़े। परसेंट तो ऐसे भी युवा हैं झोला उठाने वाले, ठगी करने वाले, ठेकेदारी लेने वाले, दारू पीने वाले, मुर्गा मांस चलाने वाले। तो ऐसा युवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है 5-10%। एक व्यक्ति से ये सॉल्व होने वाला नहीं है। और एक युवा का लड़ाई, ये विपिन सिंह बेद का लड़ाई विपिन सिंह बेद नहीं लड़ रहा है, संपूर्ण युवाओं का लड़ाई विपिन सिंह बेद लड़ रहा है। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। आज हमारे साथ हैं झंझारपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी विपिन कुमार सिंहवैद्य जी, जो कि युवाओं में खासा लोकप्रिय हैं और परिचय के मोहताज नहीं हैं। विपिन कुमार सिंहवैद्य जी, आपका भूमि न्यूज लाइव पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी आपका। और भूमि न्यूज लाइव को देख रहे समस्त जनता जनार्दनों को, श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक घोषणा किए हैं कि नल जल योजनाएं जो आती है, नल जल योजनाओं का जो काम नहीं कर पाया है अभी तक, वो मुखिया चुनाव नहीं लड़ पाएगा। कहीं ऐसा नहीं कि शराबबंदी की तरह वो पेपर पे ही रह जाएगा। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का अति महत्वाकांक्षी योजना ये 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना आती है। और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। तो वैसे आप रिपोर्टर हैं और पंचायत का आप दौरा करते हैं, बहुत सारे पंचायतों का आपने दौरा किया होगा और वहाँ पर आंखों देखा सारा सब कुछ, आपसे कुछ भी छुपा नहीं होगा। जहाँ तक मेरी बात है इस पर, तो मैंने भी तकरीबन हर जगह जल नल योजना का जो रहा है वो स्थिति बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और आज़ादी के बाद से अभी तक का अगर देखा जाए तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये सबसे बड़ा घोटाला जल नल योजना के माध्यम से पंचायत स्तर पर ये घोटाला हुआ है। ये 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना में जो इतनी बड़ी पैमाने पर जो घोटाला हुआ है, तो एक चिंता का विषय है। अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि जल नल योजना में जो कार्य अगर नहीं हुआ है जहाँ जहाँ पर, तो उन पंचायत प्रतिनिधियों को मतलब कि 2021 के चुनाव में मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए शुभकामना है नीतीश कुमार जी को कि आप इस पर कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को इसका बेनिफिट मिलेगा आगे। और जनप्रतिनिधि जो लूट खसोट करने का कार्य किए हैं इसमें, जो संलिप्त हैं इसमें, तो ऐसा लोग आगे चलकर कहीं ना कहीं इस तरह की कार्य करने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा सरकार सीरियस है, क्योंकि शराबबंदी नीतीश कुमार जी के सरकार का ही एक बहुत बड़ा शराबबंदी का एक कदम था। इन पर बहुत बड़ी राजनीति हुई बिहार में और इन्हें सफल करार दिया गया वर्तमान के सरकारों के द्वारा। लेकिन शराबबंदी क्या सफल है ये आवाम जानती है, ये जनता जानती है, प्रत्येक लोग जानते हैं। उसी प्रकार से आपका जायज प्रश्न है कि शराबबंदी की तरह ही कहीं ये जल नल योजना भी खाना पूर्ति सिर्फ कागज पे ही ना हो जाए और इसका कुछ देखने को जनता को न मिले कि इस पर कार्रवाई भी हुई है, इस पर नीतीश कुमार जी कोई ठोस कदम उठाए भी हैं। क्योंकि अगर इस पर कदम उठाते हैं नीतीश कुमार जी, तो हमें लगता है 95%, 1-2%, 10% की बात नहीं यहाँ पर है, 95%
खास करके ग्रामीण सुदूर इलाकों में जहां पर जनप्रतिनिधि जो हैं वो भारी लूट किए हैं इसमें, और कहीं पर तो जल की बात छोड़िए कि टोंटी से पानी आना तो दूर की बात, टोंटी ही नहीं है, पंप सेट ही नहीं है, पाइप ही नहीं है, नलका भी नहीं लगा गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई पंचायत नहीं होगा जहां पर इस कार्य को मतलब संपूर्ण रूप से इसका अंजाम तक पहुंचाया गया होगा। इसमें कहीं ना कहीं ऊपरी पदाधिकारी और सरकार का भी विफलता है कि इन्हें अब तक छूट दिया गया। अब चुनाव है तो वर्तमान के जनप्रतिनिधि इसमें तेजी दिखा रहे हैं कि इस वार्ड में नहीं हुआ है तो थोड़ा ऐसा करते हैं, इस वार्ड में नहीं हुआ है तो ऐसा करते हैं। और अब जनप्रतिनिधि तो ऐसा भी करते, चलो राशन कार्ड बना लो भैया, हम जो है वृद्धा पेंशन आपको दिलवा देते हैं, अब ये काम करवा देते हैं, अब उस वार्ड में इतना काम रह गया है, इस गली नली में ये कार्य रह गया है। तो अब ज़्यादा तत्परता दिखा रहे हैं जनप्रतिनिधि, क्योंकि उनको वोट लेना है। फिर वो शांत हो जाएंगे जब उन्हें पुनः वोट देकर और उन्हें उस पद पर बैठा दिया जाएगा। और सरकार भी इस तरह का बयान देकर बचना चाह रही है चुनाव के वक्त। अब इतना कम समय रह गया है, जो मतलब फरवरी के खत्म होते ही नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, और नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा तो अब कितना दिन रह गया है, आज 21 तारीख है, 8-10 दिन में लगभग एक सप्ताह में क्या नीतीश कुमार जी सभी जनप्रतिनिधि को जेल भेजने का कार्य करेंगे? ये गुमराह करना बंद करें। जनता इतना भी बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानती है, समझती है और देखती भी है। और जनता को इतना ज्ञान जरूर है कि वो किस वार्ड में रोड नहीं बना है, किस पंचायत में जल नल का कार्य बेहतर तरीका से नहीं हुआ है, पानी नहीं उसके घर तक पहुंचा है। तो जनता जानती है, और जनता को ये एक तरह से दिखाया जा रहा है नीतीश कुमार जी के तरफ से कि मैं इन लोगों पर कार्रवाई करूंगा। तो कार्रवाई कीजिए ना, आपको रोका किसने है? आप ये साबित कीजिए कि ऊपरी पदाधिकारी ब्लॉक से लेकर जिला से लेके और प्रदेश तक, यानी कि आप तक इसका कमीशन नहीं पहुंचता है। अगर आपको कमीशन वहां तक नहीं पहुंचता है तो आप लोग उनको जेल भेजने का काम कीजिए। अगर जेल भेजने का आप कार्य करते हैं तो जनता को आप पर विश्वास लौटेगी, विश्वास कायम रहेगी। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कार्तिक जी की इस पर, हमें नहीं लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है। अगर होता है तो नीतीश जी को बहुत बधाई के पात्र है। नीतीश जी, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी है क्योंकि यहाँ चुनाव होना है। मोदी जी का जय श्री राम वर्सेज ममता दीदी का जय सिया राम। क्या लगता है आपको, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी अपना किला बचा पाएगी या पहली बार भाजपा की होगा पश्चिम बंगाल? देखिए कुछ समय है इसमें, वैसे राजनीतिक पारा तो बिल्कुल चढ़ चुका है और राजनीतिक रंग काफ़ी देखने को भी मिलता है। मतलब वहाँ के दोनों पार्टी जो हैं, एनडीए के नेता वर्सेस ममता बनर्जी के नेताओं का जो आपसी जिस स्तर पर ये लोग बयान दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तो पूरा माहौल एक चुनाव का बन चुका है वहाँ पे। और जहाँ तक सवाल रहा जय श्री राम नरेंद्र मोदी जी का और ममता बनर्जी का जय सिया राम, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम बस आपको इतना बता देना चाहते हैं कि धर्म के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है, और लड़ते हैं तो ठीक है, लड़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। जनता का कहीं ना कहीं सरोकार जो होगा वो विकास से ही होगा, और विकास के मुद्दे को दरकिनार करके जय श्री राम और जय सिया राम, हमारे आराध्य है प्रभु श्री राम, मैं उसकी कहीं ना कहीं अवहेलना नहीं कर, उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, वो सबके आराध्य हैं। लेकिन जय श्री राम और जय सिया राम को ये लोग एक मुद्दा बना लिया। अब ममता बनर्जी वहाँ के हिंदुओं को ये मैसेज देना चाह रही है जय सिया राम के नारे लगाकर कि मैं भी हिंदू हूँ,
और मैं भी श्री राम में आस्था और विश्वास रखता हूं, तो आपको ये चुनाव के वक्त में बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब भाजपा वाले तो कोई एक दिन में जय श्री राम नहीं बोलते हैं कि आज चुनाव आ गया तो आज जय श्री राम की नारा लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो ये प्रमुख एजेंडे में शामिल है भगवान श्री राम। तो जय श्री राम वो बोलता है, भाजपा तो वो स्वाभाविक है, वो बोलते रहा है। लेकिन सेक्युलरिज्म का एक बहुत बड़ा चेहरा ममता बनर्जी को माना गया है। वो कहीं ना कहीं वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा भी दी है पश्चिम बंगाल में। और इस बार का चुनाव जो वहां पर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से जो लोकसभा का चुनाव बीता है 2019 का, उसमें अप्रत्याशित सफलता जो मिला था, एक बड़ा सफलता मिला था, तो कहीं ना कहीं वो व्यापक रूप से वहां पर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उनके पूरा नेता एक कुनबा लगा हुआ है कि इस बार हमें पश्चिम बंगाल में सफलता मिल जाएगी और वहां पर हम ममता बनर्जी को सत्ताहीन कर देंगे और हम सत्तासीन हो जाएंगे, सत्ता हमें मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो कार्तिक जी वहां का समीकरण जो हम देख रहे हैं, अभी तो चुनाव में मतलब जो देर भी है और कई सारे एग्जिट पोल का भी खेल होगा, बहुत तरह की बात व्यवस्था होगा, लेकिन सीधा सीधा जो देश और दुनिया को समझना चाहिए, जो नजर आना चाहिए, जो हमें नजर आ रहा है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बता रहा हूं आपके इस न्यूज के माध्यम से कि बिहार में क्या हुआ था। बिहार में भी एनडीए को रोकने के लिए महागठबंधन बना था, लेकिन महागठबंधन सफल रहा, एनडीए को रोक पाया। 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी एनडीए के पक्ष में था, बदल जाना चाहिए था सत्ता, लेकिन जनता ने पुनः एनडीए को ही सत्ता दिया। तो महागठबंधन ने गलती कहां किया? महागठबंधन में जो उनके विचारधाराओं के जो अन्य दल थे, छोटा छोटा दल था, क्या उनके साथ आया? सभी को वो साथ ले पाए? क्यों नहीं सभी दल साथ महागठबंधन को कबूल किया? वही चीजें आज पश्चिम बंगाल में पुनः दोहराई जा रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वहां पर आ सकती है, क्योंकि महागठबंधन में वहां पर भी बिखराव देखने को मिल रहा है। आप सीधा ये कह सकते हैं, ये चीजें इसलिए हो पा रही है कि देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरफ एनडीए की तरफ एक ऐसा चेहरा है जिसको कहीं ना कहीं जो है 7 वर्षों से लगभग जनता देख चुकी है, जनता उसको परख चुका है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर इनके विरोधियों को ऐसा फेस की अब तक तलाश है, अब तक तलाश है, वो राहुल गांधी का फेस नहीं हो सकता है। ये मेरा नहीं कहना, ये जनता का कहना है। इसलिए आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भी ममता बनर्जी के महागठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुत सारा ऐसा दल है जो इसका प्रमुख हिस्सा नहीं बनने जा रहा है। एक उन लोगों का अलग ही मोर्चा होगा, फिर से वहां पर ओवैसी लड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे दल छोटी छोटी है जो वहां पर लड़ने का कार्य करेंगे, और वही जीत का फॉर्मूला बनेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को मैं वहां पर जो देखता हूं वो सुखद स्थिति में है, और ममता बनर्जी की कहीं ना कहीं किला जो है वो डगमगा रही है। इतने एक लंबा कार्यकाल ममता बनर्जी का चला है और एक पावरफुल तरीके से वहां पर वो राज की है, लेकिन गत कुछ वर्षों में भाजपा ने भी वहां पर कई नगर निकाय के चुनाव हो या फिर लोकसभा की चुनाव हो, उसमें बेहतर प्रदर्शन किया है। अब विधानसभा की बात है तो विधानसभा में भी वहां पर उनके अनुरूप माहौल दिखता बन रहा है। तो चुनाव में अब जो समय है देख लिया जाए। पार्टी बदलने का आप पे भी थप्पा लग चुका है, क्या पहले की तरह आप पे युवा विश्वास करते हैं? देखिए, पार्टी बदलने से किसी का विश्वसनीयता कम नहीं हो जाती है, बशर्ते कि उस नेता का नीयत कैसा है ये जनता को और युवाओं को नजर आनी चाहिए कि वो पार्टी बदला है तो किस स्थिति में बदला है और उसका
उसमें अपना क्या बेनिफिट रहा है, और वर्तमान उस समय का वक्त जो था वो कैसा था। पार्टी बदलने के लिए तो आप कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी भी बदले थे, जो देश के प्रधानमंत्री बने, बेहतरीन नेता साबित हुए देश के। लालू प्रसाद यादव ने पार्टी बदला है, मैं साबित कर दूंगा। वो जिस दल में थे, क्या अब याद कीजिए, जब जेपी मूवमेंट चला 74 में और 77 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था, जनता पार्टी का जो सरकार बना था, उस समय जो आज की भाजपा उस समय की जनसंघ थी, और जनसंघ में ही अटल जी और आडवाणी जैसे नेता हुआ करते थे, प्रमुख नेता हुआ करते थे। और यही लोग जयप्रकाश जी के कहने पे जनता पार्टी में विलय किए जनसंघ का। तो विलय किए तो यानी कि पार्टी में तो आए, जनता पार्टी के बैनर तो आना पड़ा इनको, उनके सिंबल से तो लड़ना पड़ा इनको, तो पार्टी बदले। क्योंकि वक्त आपको देखना पड़ेगा कि वक्त कैसा था। तो वक्त उस समय का ऐसा था कि कांग्रेस को हराना जरूरी था, तो कहीं ना कहीं अटल जी जैसे नेता भी पार्टी बदले। लालू प्रसाद यादव भी जनता पार्टी के ही हिस्सा थे 90 से पहले। 90 से पहले क्या, 90 में भी वो मुख्यमंत्री बने तो जनता पार्टी से बने। वो तो 97 में आके अपना राष्ट्रीय जनता दल पार्टी बनाए एक अलग, तो वो भी तो पार्टी बदल लिए, अब तो पार्टी ही बना लिए। जिस जनता पार्टी ने उसको मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके विरुद्ध में जाके इन्होंने जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ही बना लिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पार्टी बदलने से हमारा जो चाहने वाला युवा है या जनता जनार्दन का जो हमें प्यार, आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहा है, उसमें कहीं कमी है। नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता है। हमें प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद, सहयोग जनता का पुरजोर तरीके से मिलता रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता का प्यार, आशीर्वाद हमें आगे ऐसे ही मिलता रहेगा। हम संघर्ष में हमारे सारथी जो हमारे युवा बनते रहे, वो बनते रहेंगे, क्योंकि हम संघर्ष करते रहे हैं युवाओं के अधिकार के लिए, युवाओं के मान सम्मान के लिए। तो वो चीजें युवाओं को नजर आती हैं हम में, और उससे हम कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए जहां तक लड़ाई का सवाल है, ये लड़ना मेरा दायित्व है, और मैं इसे पुरजोर तरीके से आगे भी लड़ने का कार्य करूंगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि आप टिकट का राजनीति करते हैं, इसीलिए आप भाजपा से राजद में आए थे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इस पर हम सफाई शायद पहले भी आपको दे चुका हूं भूमि न्यूज़ के माध्यम से, जस्ट विधानसभा चुनाव के बाद। अगर फिर भी कुछ राजनीतिक हमारे प्रतिद्वंदी मित्रों को हमारे बारे में ये जानने का उन्हें ज़्यादा इच्छुकता हो रही है, तो उस पर मैं पुनः सफाई दे देता हूं। जहां तक सवाल है टिकट की राजनीति की, तो कोई मैं बहुत बड़ा इतना बड़ा नेता नहीं हूं जो मैं टिकट की राजनीति करने लग जाऊं। मेरे कहने से मैं पार्टी को जो कहूं वो पार्टी हमें मान ले। तो हाँ, टिकट की राजनीति का जहां तक सवाल है कार्तिक जी, तो जो राजनीति में खास करके किसी भी दल में राजनीति कर रहे हैं या समाज सेवी बन के भी राजनीति में सक्रियता अपनी दिखा रहे हैं, तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? टिकट। इसमें बुरा क्या है? जो राजनीति करते हैं तो वो तो नेता बनने के लिए राजनीति करते हैं। जो खास करके राजनीतिक दलों के, आपने प्रश्न किया राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का, तो मैं जानता हूं कि ऐसे कौन से कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें पेट में दर्द होता है। कुछ लोग वही लोग हैं वैसन जो हमें कहते थे राजद में आए तो आपको टिकट ही तुरंत मिल जाए क्या? मेरा क्रिटिसाइज कहीं ना कहीं मुझे नीचा दिखाने के लिए। और वही लोग कह रहे हैं, वही लोग आपको कह रहे हैं कि विपिन जी टिकट की राजनीति करते हैं। तो कंफ्यूज्ड मैं नहीं हूं, कंफ्यूज्ड ऐसा सोच रखने वाले व्यक्ति है। जब मैं टिकट का दावेदार ही नहीं हूं उनके नज़र में, तो मैं टिकट की राजनीति क्या करूंगा? या तो खुद कंफ्यूज्ड है वो ऐसे लोग। तो सही है
कि जो भी लोग राजनीति करते हैं उन्हें टिकट चाहिए होती है, और टिकट इसलिए भी चाहिए होती है कि टिकट आपको मिलेगा, आप विधायक बनेंगे, जनप्रतिनिधि जब तक आप नहीं बनते हैं तब तक आप समाज के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ समाज सेवी बन के भी आप कर सकते हैं, लेकिन सरकार से सहयोग लेकर, अधिक से अधिक सहयोग लेकर आप समाज को, अपने विधानसभा को, अपने लोकसभा को सफल और विकासशील तभी बना सकते हैं जब आप एमपी बने, विधायक बने, यानी कि जनप्रतिनिधि बने। तो टिकट लेने की देने की बात इसमें कहाँ से आ जाती है, ये हमें समझ में नहीं आता है। युवा वर्ग, जहाँ तक युवा वर्गों की सोचने की बात है, तो युवाओं के लिए मैं तो एक खुला किताब हूं। मैंने कई न्यूज पत्रिका में हो, पेपर में हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद मैंने युवाओं से प्रतिक्रियाएं ली थी, क्योंकि मैं राजनीति में जब से आया हूं, मैं कोई भी फैसला लेने से पहले युवाओं का फैसला सर्वोपरि मानता हूं। युवा मुझे क्या सजेस्ट करते हैं, युवा मुझे क्या सुझाव देते हैं, उस पर ही अमल करके हम अगला कदम उठाते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, जो लोग हम पर कहीं ना कहीं गलत तरीके से उंगली उठा रहे हैं, हमारे राजनीतिक तौर तरीके पे, या मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मेरा कोई नीयत कभी खराब नहीं हुआ है, ये मैं बार बार अपने युवाओं को अवगत कराता रहा हूं। याद करें हमारा युवा वर्ग, लोकसभा चुनाव से पहले मैंने युवा साथियों से क्या कहा था। मैंने कहा था कि जिस तरह से आपने मुझे आज तक राजनीति करते हुए देखे हैं, संघर्ष करते हुए देखे हैं, क्या पुनः 2020 विधानसभा का चुनाव जो आ रहा है उसमें भी मुझे आप लोग उसी प्रकार से राजनीति करते हुए, संघर्ष करते हुए देखना चाहते हैं, या कुछ मैं नया प्रयोग करूं? उस पर युवा वर्गों ने मुझे जो सजेशन दिया था, जो सुझाव दिया था, वो ये था कार्तिक बाबू कि 50% नहीं 90% युवाओं ने मुझे कहा था कि भैया अभी का दौर कहीं ना कहीं पार्टी लेवल का दौर है, सिंबॉलिक चुनाव का समय है। आप निर्दलीय प्रत्याशी होकर भी, एक नौजवान होकर भी पहली बार चुनाव, लोकसभा का जो देश स्तर का चुनाव होता है, उसमें आपने लड़ा और आपने साबित किया कि हम युवा वर्ग में भी बहुत कुछ साबित करने की क्षमता और योग्यता है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप किसी बड़ी पार्टी जो आपको अप्रोच करती है, उस पार्टी को ज्वाइन करें, टिकट लेके आएं और अधिक से अधिक लोगों को सहयोग कीजिए। क्षेत्र के जो मुख्य समस्याएं हैं, सड़क का है, गरीबों का है, स्कूल्स का है, जो भी समस्याएं मुख्य है, उसको बेहतर करने के लिए आपको पावरफुल बनना पड़ेगा। और पावरफुल आप तब बनेंगे जब आप जनप्रतिनिधि बनेंगे, और जनप्रतिनिधि बनने के लिए आपको पार्टी से टिकट लेना चाहिए। मैंने जोश और खरोश में आ गया, और युवाओं का सजेशन तो मैं कभी इनकार उनका करता नहीं हूं। मैंने उन्हीं लोगों के सजेशन पर मैंने राष्ट्रीय जनता दल को चुना था। यूं कहिए कि मैंने चुना नहीं था, अप्रोच मुझे राजद ने किया था, और मुझे बोलने में कोई किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं खुलेआम बोलता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने, उसके जो होनहार नेता थे और नेता प्रतिपक्ष जो अभी विधानसभा के हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिए थे और पूरा विश्वास दिए थे, आप क्षेत्र में जाके कार्य कीजिए, आपको हम लड़ाएंगे चुनाव। तो उसमें तो कोई ठेकेदारी फटेदारी होता नहीं है, उसमें तो कोई बॉन्ड तो बनता नहीं है, लिखा पढ़ी तो नहीं हो जाता है कि आपको हम ये लिख देते हैं, आपको ये कर देते हैं। एक विश्वास होता है। तो एक युवा के साथ
एक युवा ने विश्वासघात किया और दूसरे युवा जो हमारा चाहने वाले युवा है वो समझ रहे हैं कि विपिन भैया ही गलत है। तो मैं तो जनता के बीच में हूं, युवाओं के बीच में हूं, मेरा संघर्ष जारी है। मैं कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट परिवार से आता नहीं हूं, मैं बहुत बड़े घराने से नहीं आता हूं, पैसे वालों से। मुझे संघर्ष करना है राजनीति में, और विधायक एमपी बन के ही समाज सेवा नहीं किया जा सकता है। समाज को एक बुलंद आवाज की आवश्यकता हमेशा से रही है, एक सही रास्ता दिखाने वालों की आवश्यकता हमेशा से रही है, और वो कार्य करने में हमें एक सुखद अनुभूति होती है और वो हम करते रहेंगे। बशर्ते लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे प्रतिद्वंदी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं अपने प्रतिद्वंदी के बारे में भी अच्छा ही सोचता हूँ, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े, हमारी शुभकामना है। क्योंकि मैं सकारात्मक राजनीति करता हूँ, मैं नकारात्मक राजनीति से अपने आप को दूर रखता हूँ। आगामी पंचायती चुनाव जो है इसमें युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो पंचायत चुनाव 2021 में हमारे युवा वर्ग से जो भी युवा साथी चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जो वो इतने बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज में एक बदलाव लाने के लिए वो एक बेहतर कदम उठाने जा रहे हैं और कुछ नया करने जा रहे हैं। तो युवाओं को मेरा ये संदेश, और साथ साथ मैं उन्हें एक छोटा सा सलाह भी देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर, बहुत ज़्यादा जो है उग्र होकर चुनाव नहीं लड़ना है। पूरे गंभीरता से जनता के बीच में जाके और प्यार से आपको चुनाव लड़ना है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, युवाओं को साथ लेना है और समाज में एक गुडविल, आपको एक ऐसे अपने आप को ढालना है कि नहीं, हम कुछ नया करने जा रहे हैं। जो परंपरागत जो अभी पंचायत में चलता आ रहा है उसको हम जो है कहीं ना कहीं एक मोड़ देंगे, एक नया राजनीति का हम सृजन करने आए हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा जो है युवाओं के लिए जो एक प्रॉब्लम जो खड़ा होगी वो ये होगा कि वो अर्थ के मामले में कमज़ोर पड़ेंगे। और मैं यहीं पर युवाओं को रोकना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दौर को मैंने देखा है और मैंने उसे कहीं ना कहीं भुगता हूँ। तो युवाओं को ये मेरा सलाह है, और युवा वर्ग हमारे जो शिक्षित हैं वो कहीं ना कहीं स्वावलंबी हैं और वो जानते हैं कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, किस प्रकार से हमें चुनाव को फेस करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना है, कम पैसे में चुनाव को लड़ना है, और जिससे कि आपके परिवार पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। परिवार आपका पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। आपके चुनाव लड़ने से आपको समर्थन, उनका आशीर्वाद आपको निश्चित तौर पे चाहिए, और समाज के लोगों से तो खास करके ही आपको आशीर्वाद की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारी शुभकामना है युवा वर्ग को कि वो 2021 में वो जो जितने पंचायत चुनाव में जो लड़ रहे हैं हमारा युवा साथी, उनको ढेर सारी शुभकामना है, वो जीते और पंचायत का चहुमुखी विकास करे। युवा वर्ग की तो देश में ज़रूरत है ये है। तो पंचायत समाज स्तर पर अगर बदलाव हो तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर देश में एक बदलाव आएगी, राज्य में बदलाव आएगी। तो यहाँ से शुरुआत होती है युवाओं की। तो पंचायत चुनाव में जो भी युवा वर्ग, युवा साथी हमारे लड़ रहे हैं वो पूरा मजबूती से, पूरा तन्मयता के साथ और ईमानदारी के साथ चुनाव लड़े। हाँ, एक बात मैं आपके इस भूमि न्यूज़ लाइव पे कह देना चाहता हूँ कि कई पंचायतों में कुछ ऐसे भी युवा हैं, मैं सभी युवाओं को नहीं कहना चाहता हूँ सभी युवाओं के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे भी युवा हैं जो कहीं ना कहीं वो वर्तमान के जनप्रतिनिधि का मुखौटा बन के वो चुनाव लड़ रहे हैं।
और किसी उसी व्यक्ति को, वर्तमान के जनप्रतिनिधि को जिताने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, गुमराह करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी के फेंके हुए पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं और वो खुद गुमराह हो रहे हैं, खुद की छवि को धूमिल कर रहे हैं आगे के लिए। और कहीं ना कहीं युवाओं को ये चीज़ समझना होगा, युवा वर्ग को, कि हम जिस प्रतिनिधि को युवा में चयन करते हैं उसका छवि कैसा है, उसका समाज में मतलब किस प्रकार का योगदान रहा है पूर्व से, वर्तमान में किस प्रकार का उसका योगदान है, वैसन लोगों को जो है युवा वर्ग प्रोत्साहित करे, साथ दे। अब आपका राजनीतिक में अगला कदम क्या होगा? सुनने में आया है कि आप बहुत जल्द भाजपा में जाने वाले हैं। पिछले प्रश्न में ही मैंने इससे संबंधित बहुत कुछ बता दिया है कि मैं जो भी फैसला लेता हूं उसमें युवाओं का प्रतिक्रिया लिए बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाता हूं। तो बस आप इंतजार कीजिए, बस चंद सप्ताह के बाद मेरा लोकसभा स्तरीय दौरा शुरू होगा, युवा संवाद, और युवाओं से संवाद करके उसे संवाद समन्वय स्थापित करके उन युवाओं का मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आप ही बताइए कि पार्टी तो मैंने पार्टी का क्या अभी के समय में एक आम युवा के लिए, खास करके एक युवा ही ना कहे, एक आम जिसका पृष्ठभूमि राजनीतिक क्षेत्र से ना हो, जो बहुत पैसा वाला ना हो, वो लोग कैसे राजनीति कर पाएंगे? ये गंभीर समस्या है। इस विधानसभा चुनाव ने साबित किया है परिवारवाद वाले और पूंजीपति वाले, इन्हीं लोगों को बिहार में लड़ने वाली तमाम सभी बड़ी पार्टियों ने ऐसन लोगों पर ही विश्वास जताया है। बताए कितने प्रतिशत लोगों को किसान के बेटा, गरीब के बेटा, सिर्फ कहने के लिए, स्लोगन देने के लिए सभी पार्टी जो है सो बड़ी बड़ी बातें बोलती है, बढ़ा चढ़ा कर बोलती है, प्रोपेगेंडा अपनाते हैं, डींगे हाँकते हैं, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो गरीब किसान के बेटे का अधिकार पूंजीपति और परिवारवाद वालों जैसे लोगों के पास में घुटना टेक देते हैं और उन्हीं को स्थापित करने का कार्य करते हैं। तो ये गंभीर समस्या है। सभी पार्टी के युवाओं को सजग होने की और सचेष्ट होने की जरूरत है कि आप अपने भविष्य के बारे में थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक सोचिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपके इस न्यूज़ चैनल से कहना चाहता हूं, किसी भी पार्टी का युवा हो, किसी भी पार्टी का युवा हो, 90% युवा आज मायूस है। आज 90% युवा अपने पार्टी के क्रियाकलाप से जो 2020 में किया है, इससे कहीं ना कहीं युवा शंका में है, संदेह में है अपने फ्यूचर को लेके। तो 10-5% तो ऐसे भी युवा हैं झोला उठाने वाले, ठगी करने वाले, ठेकेदारी लेने वाले, दारू पीने वाले, मुर्गा मांस चलाने वाले। तो ऐसा युवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है 5-10% पे। लेकिन जो राजनीति में समय सीमा के अंदर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए विचार करने का वक्त आ गया है। मैं अगर कुछ दिनों से अपने आप को रोका हूं तो युवाओं को एक मैसेज भी दे रहा हूं कि तुम जिस दल का, जिस भी संगठन का झंडा बुलंद कर रहे हो, दिन रात उसमें लगे रहते हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या उसमें भविष्य आप लोगों को नजर आ रहा है, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है? तो मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर नहीं बढ़ाया जा रहा है तो युवा वर्ग कहीं ना कहीं इस गंभीर मुद्दे पर बैठें और सब मिल बैठकर ही इस पर आगे, एक बहुत बड़ी मुद्दा है जो इसको कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से ये सॉल्व होने वाला नहीं है। और एक युवा का लड़ाई, ये विपिन सिंह का लड़ाई विपिन सिंह नहीं लड़ रहा है, संपूर्ण युवाओं का लड़ाई विपिन सिंह लड़ रहा है।
और इस विपिन सिंह वैद्य का लड़ाई जो चाल शुरू होने जा रहा है, लोकसभा स्तर का जो मैं युवाओं के साथ संवाद शुरू करूंगा, उसमें सभी पार्टियों के युवाओं को मेरा आमंत्रण है, वो आए इस संवाद में और अपनी बात को रखे कि युवाओं का भविष्य राजनीति में कैसे सुरक्षित होगा आगे। आज हम झंझारपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी विपिन कुमार सिंहवई जी के यहाँ से हम लाइव थे। विपिन कुमार सिंहवई जी, आपने भूमि न्यूज लाइव के लिए इतना कीमती समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी कार्तिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहें। अगर आप फेसबुक पेज पे नए हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, साथ ही आप अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्या को कमेंट बॉक्स में आप डालिए और ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी चैनल करेगी, भूमि न्यूज लाइव करेगी। भूमि न्यूज लाइव का थीम ही है गरीबों का आवाज़, गरीब का आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।